Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स करेंगे बेटा। ये पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, इसमें कहीं कोई फार्मूला या न्यूमेरिकल नहीं है। थियोरी को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी और एचसी वर्मा का थियोरी पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा नोट्स हम नहीं देंगे, लेकिन जितना भी हम नोट्स देंगे वो करीब करीब 99% टॉपिक्स को कवर करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप के होते हैं बेटा। वैसे केमिस्ट्री में आपने और भी पढ़े होंगे, लेकिन फिजिक्स में यही 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल हमारे सिलेबस में है। पहला डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे आप देखेंगे 2 टॉपिक हमने डाला हुआ है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे आएंगे। पहले हम इनको डिफाइन करेंगे, फिर इनके प्रॉपर्टीज को हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बेटा? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके लास्ट ऑर्बिट में यानी अंतिम ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। रीजन इसका बड़ा सिंपल बेटा, अगर लास्ट ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे एटम्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो 0 होगा। बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, ऑर्बिट के चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एटम में एक करंट फ्लो करता है, यानी एक करंट कैरिंग लूप के तरीके बिहेव करते हैं, और इससे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है। लेकिन अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और उसके वजह से उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हुआ भाई? 0 हुआ। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मैटर whose atoms or molecules have pair electrons। वो उनके पास क्या होता है भाई? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है in its outermost orbit। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इससे होगा क्या? द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज 0। एलिमेंट्री पार्टिकल उसी किसको कह रहा है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स को। एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। So diamagnetic matter has 0 dipole moment। यानी अगर एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 है बेटा, तो ऐसे सब्सटेंस या मैटर का एक टुकड़ा ले। जब हर एक एटम का 0 है तो पूरे सब्सटेंस का क्या हो गया? 0 हो गया, यानी पूरे सब्सटेंस का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होगा। देन अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट करें तो क्या होगा? यहाँ पे हमने दिखाया है ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, सबका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 है। तो ये जो क्यूबिकल ब्लॉक लिया इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई? 0 होगा। नाउ व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो क्या होगा? It is magnetized in the opposite direction of magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम डिटेल में आगे कहीं
इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर शॉर्ट में हम बताना चाहें तो बेटा जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो फील्ड के डायरेक्शन वाला डाइपोल होगा यानी इलेक्ट्रॉन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट होगा। तो फील्ड के डायरेक्शन में जिस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और फील्ड के अपोजिट वाला डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में होगा, वो क्या हो जाएगा भाई, स्लो हो जाएगा, यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। और जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा फास्ट मूव करना शुरू कर देगा, यानी उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। इस तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है। और इस तरीके से पूरा का पूरा सब्सटेंस, ये एरो से हमने दिखाया है एलिमेंट्स को बेटा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। इसको मैथमेटिकली आगे हम प्रूव करके दिखाएंगे, होता है ऐसा ही अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे हमने रेड कलर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है। बेसिकली अगर इस रीजन में देखें यहाँ पे तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी यूनिफॉर्म है। जब हमने ये मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फील्ड के अपोजिट डेवलप हुआ, तो ये सब्सटेंस एक फील्ड क्रिएट करता है एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट। तो यहाँ पे सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा और कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल करके बाहर चली जाती हैं, यानी इसके सराउंडिंग में पहले से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है, और उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले रहा होगा उससे स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा। वो ज्यादा भी डिक्रीज कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा है, जिसको हम यहाँ आगे डिस्कस कर रहे हैं। डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय ऑल मैटर, ये भी एक ध्यान देने की बात है बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे के सारे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक नहीं है, लेकिन डायमैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो दुनिया का हर एक सब्सटेंस शो करता है। फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम कहते किसको है, जो भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिज्म प्रोमिनेंटली शो करता है और पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ऐसे मैटर को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अगर वो पैरा या फेरोमैग्नेटिक सब प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है बेटा, और डायमैग्नेटिज्म बहुत ही वीक प्रॉपर्टी है इन जनरल। सो उन सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक कहेंगे। उनको कैसे डिफाइन करते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डायमैग्नेटिज्म हर एक मैटर शो करता है, यानी अगर हम बहुत ही वीक एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो हर एक मैटर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले शो करेगा। फिर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे उस फील्ड को, तो अगर डायमैग्नेटिक मैटर है तो वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही शो करेगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक है तो जैसे जैसे फील्ड इंक्रीज करोगे आप, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोमिनेंट हो जाएगा, या फिर मैग्नेटिक है तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोमिनेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या है, तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे बेटा, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, स्पेशली मेडिकल के लिए। इसलिए हमने सारा का सारा केवल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है। बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, वाटर एंड
सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन गैस भी डायमैग्नेटिक होता है एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो हम कह रहे थे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है बेटा? सुपर कंडक्टर्स। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि उनके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर देगा। यहाँ सरफेस पे हो सकता है, अदरवाइज अंदर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड 100% जीरो होगा। सो सुपर कंडक्टर इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक मैटर। नेक्स्ट आते हैं हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मैटर जिनके एलिमेंट्री पार्टिकल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने लास्ट ऑर्बिट में, तो ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। वैसे फेरोमैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही स्ट्रांग है पैरामैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में। उसको हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ ये डिफिनेशन है, is defined as the matter whose elementary particles have unpaired electrons in its last orbit. Last orbit में unpaired electron होता है। तो इस केस में होता क्या है? इनके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, उनका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसके वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डेवलप होगा। सो नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। सो इनके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट है बेटा वो भी रैंडमली ओरिएंटेड होगा। और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और कैंसिल आउट करेगा तो नेट डाइपोल मूवमेंट किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ब्लॉक का या लंप का जीरो होगा। यानी है क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, लेकिन उसके सब्सटेंस का लेंगे, एक टुकड़ा लेंगे तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है बेटा वो थर्मल एजिटेशन के वजह से रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। अब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो होगा क्या? उसकी कहानी बाद में पढ़ते, यहाँ नोट्स में देख लेते तो एक बार हम आपको पढ़ देते हैं, कहीं पढ़ने में दिक्कत होगा तो आप उसको समझ जाएंगे। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, बट ड्यू टू थर्मल एजिटेशन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज जीरो। अब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, यहां देखते हैं। जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उस केस में क्या होगा बेटा कि इन डाइपोल्स के ऊपर टॉर्क लगेगा। जो डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन होंगे, जैसे ये वाला डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में है तो उस पे तो टॉर्क जीरो होगा, लेकिन जो फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होंगे उनके ऊपर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो वो फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। अब कितना रोटेट करेंगे, क्योंकि थर्मल एजिटेशन की वजह से वाइब्रेशन तो होगा, तो वो डिपेंड करेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे इनका काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा बेटा, तो उनका ओरिएंटेशन फील्ड के डायरेक्शन में इंक्रीज करता जाएगा। एनी हाउ, तो रैंडमली
अगर हम देखें ये ओरिएंटेड है, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड लगाने पे रफली ये फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इस तरीके से फील्ड के डायरेक्शन में इस सब्सटेंस के टुकड़े का नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा, जो कि पहले 0 था। अच्छा, जब इस तरीके से डेवलप हो जाएगा तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, उसके अलावा इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड इस टुकड़े का इसी डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो इस तरीके से अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा और बाहर मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में देखें तो स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है अपने अंदर। अगर यहाँ फ्री स्पेस होता तो ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती, उससे कम होती। अब आते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स पे। हमने फिर वही किया है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं तो वो हमने कंसीडर किए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल का कोई लिमिट नहीं होता बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। ऑक्सीजन गैस भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के तरीके बिहेव करता है। तो ये हो गया हम लोग का डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम लोग बेटा इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बेसिकली है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा हम क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि वहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स का होता है, और एक टुकड़ा इसका लोगे तो फिर उस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होगा। लेकिन इसके अलावा उसके अंदर एक और चीज है, और वो चीज क्या है बेटा, डोमेन। डोमेन फॉर्म होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आप ये नोट्स लिख लीजिए, फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2 टाइप का मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ा, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये थर्ड काइंड है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बाकी 2 का थियरी हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है, तो बेटा ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के तरीके ही है। इसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सो इट्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव नॉन जीरो होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है, जैसा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। अब इसमें एक डिफरेंट चीज क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, यहाँ पे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं या लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग ढेर सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब ये एक्सचेंज कपलिंग क्या है बेटा, वो हम लोगों के सिलेबस के बाहर का टॉपिक है, इसलिए उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बेटा, ये जो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, इनके ग्रुप को हम डोमेन कहते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड डोमेन। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड नहीं है तो उस केस में ये डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं,
इसलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर एक टुकड़ा, एक ब्लॉक हम लेंगे तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होगा, जो कि यहां हमने दिखाया है। ये डिफरेंट डोमेन्स दिखाए गए हैं और इन किसी एक डोमेन को लोगे तो उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्री पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं। इस डोमेन का साइज 1 mm के ऑर्डर का या उससे छोटा होता है और एक टुकड़ा हम ले लें अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो उसमें हजारों लाखों डोमेन्स ऐसे बने होंगे जो कि रैंडमली अलाइंड है। तो इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। वही यहां लिखा है, इफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नॉट मैग्नेटाइज्ड इट्स डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। डोमेन्स क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इसलिए नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस इज 0, जो यहां हम लिखना भूल गए हैं। रैंडमली ओरिएंटेड के आगे आप ऐसे लिख सकते हैं, सो a block of ferromagnetic substance has 0 magnetic dipole moment if not magnetized, अगर मैग्नेटाइज नहीं किया। अब आगे की कहानी क्या भाई? When ferromagnetic substance is placed in external magnetic field, अगर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? It is strongly magnetized in the direction of external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, जबकि डायमैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो रहा था। पैरामैग्नेटिक सेम डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो रहा था, लेकिन फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। पैरामैग्नेटिक के तरीके ये भी सेम डायरेक्शन में ही, यानी फील्ड के ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, लेकिन इसका मेथड डिफरेंट होगा बेटा, बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। पहला बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री, जैसे यहाँ पे हमने डोमेन दिखाए ढेर सारे, ऐसे हम एक टुकड़े के 4 डोमेन दिखा रहे हैं, अनमैग्नेटाइज है ये। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो 2 चीजें हो सकती है। देखो यहाँ ये अनमैग्नेटाइज्ड है, यहाँ भी ये अनमैग्नेटाइज्ड है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर तो 2 चीजें हो सकती हैं। मैग्नेटाइज होने का 2 तरीका हो सकता है, एक बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री और दूसरा बाय रोटेशन ऑफ डोमेन। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, उससे भी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, लेकिन इसको हम समझाते हैं। बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री में क्या होता है बेटा कि जो डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा और बाकी का साइज डिक्रीज कर जाएगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री। द डोमेन्स विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ग्रो इन साइज, उनका साइज क्या होगा भाई? बढ़ जाएगा। ये देखो बी का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कौन सा डोमेन है? ये वाला डोमेन है, तो इसका साइज इंक्रीज कर गया, बाकी का साइज क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। एंड द डोमेन इन द अपोजिट डायरेक्शंस श्रिंक, छोटे हो जाते हैं। दूसरा है बाय रोटेशन ऑफ डोमेन। डोमेन का रोटेशन भी हो सकता है, यानी डोमेन फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर जाएंगे। जो डोमेन फील्ड के डायरेक्शन में वो तो वैसे ही रहा, लेकिन ये सारे के सारे क्या हो गया? फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर जाएंगे। अब फील्ड के डायरेक्शन में 100% रोटेट हो एकदम उसी डायरेक्शन में, उसके लिए एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अदरवाइज पार्शियल रोटेशन होगा, एकदम से पूरा का पूरा रोटेट करना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के? आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और एक और एग्जाम्पल बेटा, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एल्निको। एल्निको एक अलॉय है जो कि एल्युमिनियम, कॉपर,
निकल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल और कॉपर से मिलके बना होता है। सो इट्स एलिको अलॉय। ये भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से लिए गए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों सब्सटेंस को टैबुलर फॉर्म में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। टैबुलर फॉर्म का मतलब इनके प्रॉपर्टीज को, ये तीनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है, इसके बारे में हम टैबुलर फॉर्म में स्टडी करें। किन तीनों के बारे में भाई? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है और सिमिलरिटी क्या क्या है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे टैबुलर फॉर्म में। तो यहां हम टेबल बना रहे हैं। आप चाहे तो 10 सेकंड के लिए वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं बेटा, और फिर आप आगे देख सकते हैं इनके में सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है। सो डिस्कस करते हैं। यहां पे हम ले लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यहां पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पहला पॉइंट यहां डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखिए बेटा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होगा भाई? 0। ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग फुल लिखिएगा क्योंकि लैंग्वेज हम बोल रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इज 0 डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एलिमेंट्री पार्टिकल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एलिमेंट्री पार्टिकल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, यहां पे ये तो एलिमेंट्री पार्टिकल का हो गया। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेट रिलेटिव परमेबिलिटी अगर हम ले, रिलेटिव परमेबिलिटी ले बेटा, तो रिलेटिव परमेबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लेस देन 1। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक परमेबिलिटी मोर देन 1। इट इज मोर देन 1। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का रिलेटिव परमेबिलिटी वेरी वेरी लार्ज देन 1। ये रिलेटिव परमेबिलिटी बेटा म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी तो अलग चीज होगी। रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू अपॉन म्यू नॉट। रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1, रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1, रिलेटिव परमेबिलिटी वेरी वेरी लार्ज देन 1। सो थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई, its magnetic susceptibility is negative। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लेस देन 0, इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 0 और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरी वेरी लार्ज देन 0। बेसिकली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला अगर हम देखें तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई।
तो ये जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है इसको सेकेंड पॉइंट से ही डेराइव किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट को आप देखो तो सेकेंड पॉइंट से, ये लेस देन 1 है, यहां पे काई क्या हो गया, काई इक्वल टू म्यू आर -1, तो ये लेस देन 1 है, तो ये लेस देन 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, काई नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, और वो वेरी वेरी लार्ज देन 0 हो गया। प्रैक्टिकली अगर हम देखें बेटा तो जो रिलेटिव पर इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है ये 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का होता है, यानी इतना स्मॉल होता है। और ये जो क्वांटिटी होता है ये क्वांटिटी इससे एक ही ज्यादा होगा, ये 10 टू द पावर 3 के ऑर्डर का होता है। तो ये एक चीज आपको जानना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट, it is repelled by मैग्नेट। मैग्नेट के पोल की तरफ ले जाओगे बेटा तो ये इसको मैग्नेट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल करेगा। रिपेल्ड वीकली, ये लिख लेना, बहुत ही स्मॉल फोर्स होता है, ये लैब में ही टेस्ट किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। डे टू डे लाइफ में हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। डे टू डे लाइफ में यार ये पढ़ने के पहले आप तो लोग यही जानते हो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, आयरन होता है, उसी से मैग्नेट बनता है। ये तो डिटेल में यहां हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेट क्या करता है, इसको वीकली रिपेल करता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, और ये क्या होगा, इट इज वीकली attracted by मैग्नेट। मैग्नेट इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को वीकली अट्रैक्ट करता है। इसमें इट इज strongly attracted by magnet। मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, और इस फोर्स को हम डे टू डे लाइफ में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको, इस दो फोर्स को हम केवल लैब में ही डिटेक्ट कर सकते हैं, ये इतने दोनों फोर्स वीक होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इफ फ्री, या इसको इस तरीके दूसरे तरीके से लिखे बेटा। फिफ्थ पॉइंट एक लिख लेते, ये इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर पे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता है, यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है बेटा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली इट डिपेंड्स वेरी स्लाइटली, वो नेग्लेजिबल डिपेंडेंस है, लेकिन नेग्लेजिबल डिपेंडेंस है। तो आपको यही कहना कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यहां पे ये क्या होगा, टेम्परेचर
डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ये कैसे भाई? क्यूरी लॉ से। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करेगी। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और यहां पे क्यूरी विस लॉ अप्लाई होता है, काई इज इक्वल टू सी डैश अपॉन टी माइनस टी सी, क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंड। 6th पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड decreases inside it। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी रीजन में है वहां पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देंगे बेटा, तो जहां पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखे हो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे डिक्रीज कर जाएगा। और इसका एक हमने आपको फिगर भी ड्रॉ करके बताया था कि कैसे डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का रीजन क्या होता है बेटा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो ये हमने रखा तो होगा क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी यहां से ऐसे रिपेल होके बाहर से निकल जाएंगी और इसके अंदर से बहुत कम पास करेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। यानी जब ये सब्सटेंस यहां नहीं रहा होगा तो ये चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही इसी स्पेस से पास करेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया, चारों यहीं से पास कर रहा होगा, लेकिन इसको लगाने से ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, तो इस डायरेक्शन में इसके वजह से फील्ड होगा, इसलिए नेट फील्ड डिक्रीज कर गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से निकल गई। यहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट क्या होगा भाई? इंक्रीजेज। इंक्रीजेज स्लाइटली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। और यहां डिक्रीजेस स्लाइटली, ये ध्यान रखो, स्लाइट डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली डिक्रीज करेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अट्रैक्ट कर लेगा, कुछ एक बेंड होके ऐसे चली जाएंगी। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। इस तरीके से तो इस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। यहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस inside it। largely तो लार्जली, तो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो बेटा, फिगर हम बना देते फिर समझा रहे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्यों इसके अंदर लार्जली इंक्रीज कर रहा है,
ये जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगे बेटा वो इसी के अंदर से पास कर जाएंगे, फ्री स्पेस में बहुत कम जा पाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसी के अंदर से पास कर जाएंगी, ये उनको अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरीके से पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सो स्ट्रांगली लार्जली इंक्रीज कर जाएगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। रीजन सिंपली क्या है, देखो ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, यानी ये साउथ पोल बनेगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा। फील्ड इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, ये फील्ड के डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हुआ और ये फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हुआ। तो अब क्या होगा, ये खुद का फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा और बाहर का फील्ड इधर है, तो नेट फील्ड क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज कर गया। यहाँ पे नेट फील्ड स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे बेटा देखो इसका मैग्नेट रिलेटिव परमिएबिलिटी वेरी वेरी लार्ज देन 1 है, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1000। ध्यान रखना, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1000। ये क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 और ये क्या, लेस देन 1। मतलब क्या हुआ, फ्री स्पेस का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, 1। फ्री स्पेस का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है भाई, 1 होता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम इज 1। अब इसके सेंस में हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लो यहां से यहां तक के रीजन में जब फ्री स्पेस था तो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ठीक है। और हम सपोज कर लें कि इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी ये म्यू आर है, म्यू नहीं है म्यू आर, इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 0.8 है। सपोज कर लो लेस देन 0.8। पहले इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या था बेटा, 10 था। अब इसको हमने पुट किया रिलेटिव परमिएबिलिटी 0.8 है, यानी फ्री स्पेस का 80% इसके थ्रू पास करेगा। ये 10 है तो यहां से 8 लाइन पास करेंगे, 2 लाइन रिपेल हो जाएंगे। ये है इसका मीनिंग। फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिएबिलिटी 1, इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी सपोज कर लो 1 पॉइंट कितना ले ले, 2 ले लेते, सपोज करो ऐसे ले लेते, 2 ले ले रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब मान लो यहां पे इस रीजन से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही थी 10, बाकी मैग्नेटिक फील्ड इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। इस रीजन की हम बात कर रहे हैं 10। जब इसको रखेंगे तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर करीब करीब 2 गुना मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करने लगेंगे। यहाँ पे वेरी लार्ज देन 1 हमने बताया आपको कि इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power 3, 1000, 500, 800, 1000, 1500, 1800, इस तरीके से रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। इसका डिपेंड करेगा कौन सा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमने लिया। इस केस में क्या होगा, इस रीजन से सपोज कर लो पहले 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही थी बेटा और रिलेटिव परमिएबिलिटी 1000 हम ले लें, तो अब 10,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली इंक्रीज कर जाएगा। एक 7th प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी हम समझते हैं। 7 डिफरेंस हमने इनके बारे में डिस्कस किया बेटा। फिर आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा हिस्टेरिसिस और वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। फिर उसी हिस्टेरिसिस के आधार पे आपको हम परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट डिस्कस करेंगे, उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट डिस्कस करें, सपोज कर लो जैसा कि हम जानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैग्नेट पे नेट फोर्स क्या लगता है, 0 लगता है। अब हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लें, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे। यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तब तो नेट फोर्स 0 ही लगेगा बेटा, चाहे डायमैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक हो, फेरोमैग्नेटिक हो।
अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक अच्छा सा एग्जांपल है बार मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे ये 7वां डिफरेंस हम लिखा रहे बेटा, और 8वां भी हम लिखा देते हैं क्योंकि ये हो सकता है हम भूल जाए, तो इसको अभी हम लिख दे रहे हैं 8वां डिफरेंस इस दोनों में। इट डज नॉट शो हिस्टेरिसिस। यहां पे इट डज नॉट, ये भी शो नहीं करता बेटा, इट डज नॉट शो हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट शोज हिस्टेरिसिस। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बेटा ये हिस्टेरिसिस शो करता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा हिस्टेरिसिस का होगा, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम 7वां डिफरेंस डिस्कस करते हैं। तो हमने ये कहा कि एक बार मैग्नेट है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हम दिखा रहे बेटा, डिटेल में क्लोज लूप नहीं दिखा रहे, ऐसे समझाने के लिए आपको दिखा रहे जो हम बताना चाहते हैं। ऐसे नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है, ठीक है भाई। इसमें हम एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का टुकड़ा रखें, तो क्या होगा, इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। ये फील्ड इधर है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, यानी इधर नॉर्थ पोल बनेगा, इधर साउथ पोल बनेगा। तो बार मैग्नेट इसको रिपेल करेगा। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था, वही चीज है, बार मैग्नेट क्यों रिपेल कर रहा। यानी अगर ये आपसे ये पूछा जाए कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड। यहाँ पे हम देखें फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा बेटा, यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, जो एक्सटर्नल फील्ड है उसी के डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड के डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये चीज हो गया। यही पॉइंट अगर हम देखें, एक बार मैग्नेट रख दें नॉर्थ पोल और इसी के फील्ड को हम दिखा रहे बेटा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी जा रही है, और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दे तो फील्ड के डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होता है, इस तरीके से मैग्नेटाइज होगा। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगा, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड। इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा बेटा, फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा, और वीक फोर्स लगेगा, यहां भी वीक फोर्स, ये फोर्स भी वीक होगा बेटा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए हमने कहा था कि मैग्नेट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को वीकली अट्रैक्ट करता है। अगर यही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इस केस में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम यहां पे रख दे बेटा। हमारा ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, तो इसके ऊपर फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लार्ज फोर्स एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा देखो, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं बेटा, जो हमने बताया वो आपने सुन लिया, लेकिन कुछ बच्चे 99% एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे
कि इसके ऊपर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा और इन दोनों के ऊपर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा बेटा, ये गलत स्टेटमेंट है। उसको हम समझा भी दे रहे हैं क्यों गलत है। सपोज कर लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन है और हमने यहां पे रख दिया, ऐसे इसको रख दिया भाई। अब देखो क्या होगा बेटा, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर वीक फील्ड है, तो ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये ध्यान रखना, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना कि फील्ड के डायरेक्शन में, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगेगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर। जबकि ऐसा फील्ड, ये साउथ पोल पे यही होगा ना, देखो साउथ पोल पे रखोगे तो यही होगा, यानी रिपेल होगा, और यहाँ साउथ पोल बनाओगे तो उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा। सपोज कर लो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दें, तो इस रीजन में क्या होगा, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये इस तरीके से है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ, यानी फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ भी फोर्स लग रहा, यहाँ फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा, यहाँ भी फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा, लेकिन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, वहां भी यही होगा, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ लगेगा, लेकिन नहीं, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ लग रहा है ना बेटा, यहाँ भी इधर वीक होगा इधर स्ट्रॉन्ग होगा, तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ लग रहा है, यहाँ भी वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ लग रहा है। साउथ पोल की तरफ रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी और वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ लगेगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ फोर्स लग रहा, और यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में देखे स्ट्रॉन्ग है, इस डायरेक्शन में वीक है, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। आज का क्लास यहीं खत्म करते बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्टेरिसिस लूप पढ़ेंगे। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज। Sayonara, Godspeed, and bon voyage.